वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि लेखक हरिशंकर परसाई इन्होंने पाठ के शुरुआत में ही बताया कि उन्होंने प्रेमचंद इनका एक फोटो देखा है, एक चित्र देखा है, जिसमें वह अपने पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। और वहां पर फिर लेखक ने पहले ही परिच्छेद में उनके शारीरिक वस्त्र के बारे में हमें बताया कि किस प्रकार से वह सिर पर एक टोपी पहनते थे, फिर उन्होंने धोती और कुर्ता डाला हुआ है शरीर पर, और उनके चेहरे पर कैसे हड्डियां दिखाई दे रहे, और उनके मूंछों से वजह से उनका चेहरा भरा भरा सा दिखाई दे रहा है। फिर आगे वे उनके पैरों में जो उन्होंने जूते डाले थे उसका वर्णन कर रहे थे कि देखो उनके पैरों में एक पैर में जो था वो ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरे पैर का जो जूता था वो फटा हुआ था और उससे उनके पैर की अंगूठा बाहर दिखाई दे रहा था। इसका वर्णन लेखक कर रहे थे। आगे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं प्रेमचंद के बारे में, वो पाठ के परिच्छेदों के द्वारा हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने लेखक के द्वारा बताया गया कि उनकी जूतों की स्थिति कैसी थी। प्रेमचंद इन्होंने जो फोटो में चित्र में बैठे हुए हैं उनका वर्णन करे थे। आगे वो क्या बताना चाहते हैं वो पाठ के अगले परिच्छेदों में देखते हैं। लेखक कहती कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। अटक जाना, देखो अब हमें सबको पता है कि प्रेमचंद या बहुत सारे ऐसे लेखक हैं कि उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में तो अपना बहुत रुतबा धारण कर लिया था। वह एक गिने चुने साहित्य लेखकों में माने जाते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति थी वह इतनी दयनीय थी कि उनके पास नए जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहे होंगे। और इसी बात पर जब लेखक सोचते हैं कि उन्होंने जो फोटो निकाला है उसमें फटा हुआ जूता दिखाई दे रहा था, और वह फटे हुए जूते की तरफ ही लेखक का ध्यान अटक गया था। लेखक कहते कि सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब देखिए, अगर हमें फोटो खिंचाने होगी तो हम क्या करते हैं, कितनी सज धज के हमारे पास जितने अच्छे कपड़े होंगे उस कपड़े को पहन के फिर हम फोटो खिंचाना पसंद करते हैं। लेकिन लेखक यहाँ कहते कि अगर प्रेमचंद इन्होंने फोटो खिंचाना चाहा है तो उनके फोटो में जिस प्रकार की पोशाक उन्होंने पहनी है, अगर फोटो पहनने की पोशाक अगर उनकी ऐसी है फोटो निकालने की, तो उनके पहनने की पोशाक कैसी होगी, प्रश्न चिन्ह कर रहे लेखक। आगे कह दी नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने हमें प्रेमचंद इनके व्यक्तिमत्व के गुणों के बारे में बताने की शुरुआत की है, और पहला ही गुण हमें वो बता रहे कि देखो, अब फोटो निकालने के लिए अगर उन्होंने इस प्रकार की पोशाक पहनी है तो पहनने के लिए जो अलग अलग पोशाकें होती है तो उनके पास पहनने के लिए इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर उनके पास अगर अच्छी पोशाक होती तो उन्होंने फोटो के लिए भी तो वही पोशाक पहने होती ना। लेकिन लेखक कहते कि नहीं, उनमें दिखावे का गुण नहीं है, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि फोटो निकालने के तो उसके लिए तो हम अच्छी पोशाक डालेंगे, लेकिन घर में देखो कितनी बार हम पोशाक चेंज करने रहते हैं। अगर हम बाहर जाते हैं तो उसके लिए अलग पोशाक, घर में रहते हैं तो उसके लिए अलग पोशाक, कहीं घर में कोई आने वाला होता है तो उसके लिए अलग पोशाक। तो हम अलग अलग पोशाक पहन के हम हमारे बाहरी दिखावे को व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन लेखक कहते कि नहीं, इस व्यक्ति में पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। अब देखो, हम कहते हैं ना कि आईना और फोटो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कि जैसे हम दिखते हैं वैसे ही फोटो में भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि अगर हम फोटो में अच्छा दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार से बाहरी दिखावा आरंभ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद इन्होंने किसी भी प्रकार की बाहरी दिखावा नहीं दिखाया है। उन्होंने जैसा उनके पास था वैसे ही पोशाक डालकर वह बैठे हैं, और इस प्रकार वह बाहर कुछ और अंदर कुछ इस प्रकार से नहीं दिखाना चाहते। जैसा गुण है वैसा ही वह फोटो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आगे लेके कहते कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। अब देखिए, लेखक व्यंग कर रहे हैं
कि एक तरफ वह प्रेमचंद इनके जूते की तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ प्रेमचंद इनके फोटो में चेहरे की तरफ देखते हैं और वह प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतनी भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? अब देखिए लेखक एक के एक प्रश्न करके उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। किस पर? प्रेमचंद इनके, कि उन्होंने साहित्यिक पुरखे अर्थात पूर्वजों से जो उन्हें साहित्यिक देन उन्होंने दिया है, अब उनको बोल रहे कि तुम्हें पता नहीं चलता है कि तुम्हारा जूता फट गया है और तुम्हें इस बात की जरा भी एहसास नहीं, तुम्हें जरा भी उस पर शर्म नहीं आ रही है, जरा भी तुम्हें संकोच या झेप का अनुभव नहीं हो रहा है। अब देखो हमारे साथ ऐसा होता तो हम कितनी लज्जा का अनुभव करते हैं और हम इस प्रकार की बातें हमारे जो कमजोरियां होते हैं वो लोगों के सामने हम दिखाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद उन्होंने अपनी कमजोरियों को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश, मतलब वो जानबूझकर नहीं, लेकिन उन्होंने लोगों के सामने अपने कमजोरियां छिपाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया है। आगे वो कहते कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो खींच लेने से अंगुली ढक सकती है। अब देखिए वह कहते हैं कि अगर प्रेमचंद फोटो निकालते समय उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया होता कि उनके पैरों में जो जूते उन्होंने पहने हैं वह फटे हुए हैं और उन फटे हुए जूतों में से उनके पैर की जो अंगुली है वह दिखाई दे रहे, अगर उनका ध्यान उस तरफ होता तो वह धोती से उस फटे हुए जूते को ढकाने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने इसी प्रकार के बाहरी दिखावे की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि उस जूते को वह ढक ले। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। अब देखिए जैसे कि हम फोटो निकालने बैठते हैं तो क्या करते हैं, हमारे चेहरे पर हम जानबूझकर कृत्रिम, नेचुरल नहीं, कृत्रिम हंसी लाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हम हंसते तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है वो अलग होते, लेकिन जब फोटो में जब हम जानबूझकर हंसने की कोशिश करते तो उसमें नेचुरल नहीं, कृत्रिमता दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार कहते कि फोटोग्राफ ने जब तुम्हें रेडी प्लीज कहा होगा तो परंपरा के अनुसार तुमने मुस्काने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान। अब दर्द के गहरे कुएं, अब इससे हमें पता चलता है कि लेखक प्रेमचंद इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी कठिनाई थी, उनका पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ था, दुखों से, दर्द से घिरा हुआ था। और इस दर्द के कुएं के तल में, अब देखो कुएं के तल में क्या होता है, गहरे तल में पानी होता है और इस प्रकार लेखक के प्रेमचंद इनके जीवन में भी गहरे दर्द थे, गहरे दुख थे और उस गहरे दुखों से वो कभी बाहर नहीं आ पाए थे। जीवन के अंत तक उन्होंने अपने जीवन में जितने भी दुख थे, समस्या थे, उनसे वो कभी बाहर निकल नहीं पाए और इसी दुखों के घिरे हुए जीवन में वह जब फोटोग्राफर ने उनको मुस्काने की कोशिश, हंसने के लिए कहा होगा तो वह जानबूझकर मुस्काने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दर्द को छिपाने के बजाय जब वह धीरे धीरे मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे तो उसी बीच में फोटोग्राफर ने क्लिक कर थैंक यू कह दिया होगा और इसीलिए उनके चेहरे पर जो मनसोक्त बोलते ना कि जो मन चाहे जो हंसी चाहिए वह नहीं दिखाई दे रही थी। विचित्र है अधूरी मुस्कान। अब उनकी जो मुस्कान थी वह पूरी नहीं थी फोटो में, इसलिए लेखक कहते कि वह अधूरी मुस्कान थोड़ी विचित्र दिखाई दे रही है। यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फोटोग्राफर रेडी करता है फिर हम हंसने की कोशिश करते हैं और हम पूरी तरह से हंस भी नहीं पाते, उसमें ही फोटोग्राफर फोटो निकाल देता है तो उसमें वह हमें कृत्रिमता दिखाई देती है, उपहास। तो यहाँ पर लेखक उस कृत्रिम हंसी में जो पूरी तरह से मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही है लेखक प्रेमचंद इनकी, तो उसमें लेखक कहते कि वह उपहास है, पूरी हंसी नहीं है, उसमें व्यंग दिखाई देते हैं। कौन सा व्यंग दिखाई देता है कि
जानबूझकर कृत्रिम अपने दुखों को छिपाने के कृत्रिम हंसी दिखाने का जो व्यंग यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि प्रेमचंद उनके उस अधूरी मुस्कान में दिखाई दे रहे थे। आगे लेखक कह रहे हैं कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब देखिए, हमें दूसरों पर हंसना अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई कमजोरी होती है और उसकी तरफ हमारा इंगित किया जाता है तो हम दूसरों पर आसानी से हंस सकते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियां, अपने अंदर की जो अवगुण होते हैं उस पर हम हंस नहीं पाते। तो यहाँ पर लेखक कह रहे कि तुम्हारे पास तो फटे अच्छे कपड़े भी नहीं है फोटो निकालने के लिए, और वैसे तुमने फोटो में फटे पुराने और फटे जूते पहने, और किस प्रकार से तुम हंस रहे हो। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। अब देखो, लेखक कह रहे कि अगर तुम्हें फोटो ही खिंचाना था तो कुछ अच्छे ढंग के जूते पहन लेते, या फिर कोई खिंचाने की जरूरत ही नहीं थी ना। फोटो न खिंचाने से क्या बिगाड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहे कि पता है तुम्हें फोटो खिंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन पत्नी के आग्रह के सामने तुम उसे ना नहीं बोल सके होंगे, इसलिए उसके मन को रखने के लिए तुमने फोटो निकालने के लिए बैठ गए होंगे उसके साथ। लेकिन आगे लेखक कहते कि मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। अब देखिए, अब अगर हमें सिर्फ फोटो खिंचाने तो उसके लिए हम क्या क्या नए स्त्रियां तो नए साड़ियां खरीद लेते हैं, नए ड्रेस खरीद लेते हैं, नए नए आभूषण खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद इनके जीवन की सबसे बड़ी दुख की बात थी कि उनको फोटो खिंचाने के लिए न अच्छे वस्त्र थे और न अच्छे जूते थे। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ता हूँ। अब देखिए, लेखक कहता है कि जब मैं तुम्हारी इस तरह की फोटो देखता हूँ तो तुम्हारे अंदर के क्लेश को और तुम्हारे अंदर के दुख को, दर्द को, कि तुम्हारे पास ये सारी चीजें नहीं है, इसे हमें पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। और तुम्हारी इस आर्थिक स्थिति की वजह से तुम्हारे दुख को और दर्द को जब मैं महसूस करता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों में वह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन भले देखो, तुम्हारे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन तुम्हारे आंखों में जो व्यंग मुझे दिखाई देता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है इन सारी चीजों पर, कि तुम्हारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है फोटो निकालने के लिए, ढंग के जूते नहीं है, इस पर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब मैं तुम्हारी उस आंखों में देखता हूँ तो मैं अपने जो रोने को मेरा मन कर रहा है उसको मैं रोक देता हूँ। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब देखिए, लेखक कह रहे कि तुम्हें फोटो का कुछ इतना, तुम्हारे जीवन में फोटो यह महत्वहीन चीज है। तुमने कभी फोटो को ज्यादा महत्व नहीं दिया, इसलिए तुमने जो जैसा था वैसा तुम आकर बैठ गए। अगर तुम्हें फोटो खिंचाने में इंटरेस्ट होता तो तुम क्या करते, तुम्हें उस फोटो का महत्व भी समझ में आता तो तुम क्या करते, किसी के जूते मांग लेते जो तुम्हारे पास नहीं तो किसी और से मंगवा लेते। लोग तो मांगने के लिए कोर्ट से वर दिखाई देते हैं। लोग तो मांगे के कोर्ट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोट से बारात निकालते हैं। तो देखो, अब लेखक कहते हैं कि अब फोटो महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे जीवन की, क्योंकि वह सदियों से हमारे पास रख सकते हैं। जैसे कि आज देखो, प्रेमचंद की इतने वर्ष पुराने फोटो उनके जीवन के व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर लाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम्हें फोटो निकालने में इंटरेस्ट होता तो तुम किसी के फोटो जूते मांगकर फोटो निकालते। अब देखो, लोग क्या करते हैं फोटो निकालने के लिए, अगर शादी करना आने है तो उसमें किराए के कोट लेकर आते हैं फोटो निकालने के लिए शादी में, या फिर मोटर से बारात निकालते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग दिखावा दिखाने के लिए, अमीरी की रीति रिवाज दिखाने के लिए, नवाबों की जैसे जीवन दिखाने के लिए भाड़े के सारे कोट लाते हैं, मोटर लाते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक भी मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। अब देखिए, लेखक कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में फोटो यह एक महत्वहीन
बात है, इसलिए तुमने इतना उसे अहमियत नहीं दिया। लेकिन लोग तो क्या करते, फोटो निकालने के लिए तो इत्र भी फोटो शरीर पर लगाते हैं। अब देखिए, इत्र लगाने से और फोटो निकालने से कोई मेलजोल नहीं है, लेकिन वो लोग इतना अपने आप को सज धज कर फोटो निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे कि फोटो में ही सुगंध आने वाला है, तो जिससे फोटो में ही खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो यहाँ पर देखो, लेखक आज के दिखावे युग पर उपहास कर रहे हैं कि लोग किस प्रकार से बाहरी कृत्रिम दिखावे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद ने किसी भी प्रकार के दिखावे के जीवन व्यतीत नहीं किया है। इसकी तरफ लेखक हमें इंगित कर रहे हैं। अब आगे लेखक अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं, उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो बच्चों, जो परिच्छेद हमने पढ़े, उस परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। आग्रह करना, हट बार बार कहना, ट्रेजेडी जिसका अंत दुखद हो, क्लेश दुख, वर दुल्हा, इत्र खुशबूदार द्रव्य, युग प्रवर्तक युग की स्थापना करने वाला, लहूलुहान घायल। तो बच्चों, अब तक हमने लेखक के द्वारा प्रेमचंद इनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चल रहा है कि वह किस प्रकार से सादा जीवन और उच्च विचार वाला जीवन व्यतीत करते थे। अपने जीवन में उन्हें दिखावेपन में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसके बारे में पढ़ा। आगे भी लेखक हमें प्रेमचंद इनके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।